हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और एक बार फिर से आपका स्वागत है सर श्यामलाल चौधरी जी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 3 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के वन। तो सबसे पहला फैक्ट यही है कि मध्य प्रदेश के वनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो हमारे मेंस के सिलेबस में भी दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है कि वनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है प्रदेश में। तो 5 आधारों पर वनों को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से आधार हैं? भौगोलिक, प्रादेशिक, प्रजाति, शासकीय और वन विभाग के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक आधार पर और उसके बाद हम देखेंगे प्रजातीय आधार पर, और जो प्रादेशिक, शासकीय और वन विभाग के आधार पर विभाजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर वनों को 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब इन वनों को देखने के पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंध किसे कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है, क्या है आखिर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये एक ग्लोब का डायग्राम है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ग्लोब का है। इसके मध्य में जो 0 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है उसके 30 डिग्री, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री के लगभग उत्तर वाला क्षेत्र, और 23.5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा ब्लू कलर का जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यह पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल होता है, इतना भाग। और क्योंकि सूर्य जो है वो अधिकांश यहाँ पर इसकी सीध में होता है, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर सिचुएटेड होता है सूर्य, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक सूर्य की किरणें गिरती है इस क्षेत्र में, इसलिए क्षेत्र गर्म भी होता है और उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा एमपी और भारत है वो भी इसी रीजन में आता है, इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भारत और मध्य प्रदेश लगभग इस रीजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्या कहलाते वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम एमपी में देखें तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। अब आपको बताएं भौगोलिक आधार पर 3 भागों में वनों को डिवाइड किया गया है। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो बीच का जो रीजन है ये यहाँ पर इस रीजन में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नीचे वाला जो रीजन है कौन सा? बघेलखंड वाला, तो ये इस रीजन में पाए जाते हैं अर्धपर्णपाती वन। और ऊपर का जो रीजन है यहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो आपने देख लिया मध्य प्रदेश में 3 भागों में जो वनों को डिवाइड किया है, तो वो 3 आधार आपने मध्य प्रदेश के मैप में देख लिए कि कहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कि आगे चलते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो कहते किसे हैं? तो पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पानी की कमी की वजह से ये पौधे ऐसा करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा पतझड़ का जो मौसम होता है, गर्मी के टाइम पर आता है अधिकतर ये मौसम, और जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले का ये मौसम होता है, तो उसके पहले पहले पानी की काफ़ी कमी हो जाती है वातावरण में, इसलिए ये पौधे पतझड़ में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और पानी की जो बचत पानी की बचत ये पौधे अपने शरीर में कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इन पौधों के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? तो ये सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस रीजन में, यानी कि किस वर्षा वाले क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उसमें ये पौधे पाए जाते हैं। मतलब इन पौधों के लिए 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। अब इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन से वन इन वनों के अंतर्गत आते हैं? तो सागौन, साल, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष इन
इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और क्षेत्र अगर देखें तो मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, सिवनी, निमाड़, मालवा, बैतूल, होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन वनों से सबसे मजबूत इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उष्ण अर्ध पर्णपाती वन, तो अर्ध पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो कि अपनी पूरी पत्तियां नहीं गिराते हैं, जो कि उनकी नई नई जो पत्तियां आती हैं शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर जो नई पत्तियां रहती है कोमल कोमल, वो पत्तियां बनी रहती है। उसके बाद जो नीचे नीचे की पुरानी पत्तियां होती है वो सारी पत्तियां ये वृक्ष गिरा देते हैं। तो इन वृक्षों के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। ये उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। और इन वनों के उदाहरण अगर देखें अर्ध पर्णपाती वनों के, तो साल, सागौन, बांस, हर्रा, जामुन, महुआ आदि इन वृक्षों के उदाहरण हैं। और क्षेत्र अगर देखें तो क्षेत्र है बघेलखंड का जो क्षेत्र है पूरा उष्ण अर्ध पर्णपाती वनों का क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जो ज़िले हैं उनमें अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है शुष्क पर्णपाती वन। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के लिए वर्षा कितनी आवश्यक है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उसमें शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जहाँ वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इन वनों के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो बबूल हो गया, पलाश हो गया, हर्रा हो गया, तेंदू का पत्ता वाला वृक्ष हो गया, शीशम, सागौन, खजूर, शिरीष आदि पौधे इन शुष्क पर्णपाती वनों में आते हैं। तो अगर आपने देखा होगा बबूल का पौधा, तो बबूल के पौधे में पत्तियां छोटी छोटी सी होती हैं और कांटे ज़्यादा होते हैं। और पलाश का पौधा अगर देखा होगा गर्मी के टाइम में तो सारी पत्तियां उसकी झड़ जाती हैं और सिर्फ पत्तियां अधिकतर उसमें कमी दिखती हैं। और सिर्फ लाल लाल जो फूल आते हैं उससे होली का कलर बनता है। तो गर्मी के टाइम में पूरा वृक्ष आपको लाल लाल दिखाई देता है। और खजूर का वृक्ष देखा होगा तो उसकी पत्तियां भी थोड़ी सी कैसी होती है, नुकीली नुकीली होती है, कांटों जैसी, और पत्तियां कम होती हैं, तना काफ़ी लंबा होता है। और आप देखें डायरेक्ट बिल्कुल शीर्ष पर कुछ पत्तियां झुंड में होती हैं। तो इस टाइप के वृक्ष शुष्क पर्णपाती वनों में आते हैं क्योंकि वर्षा की कमी की वजह से वो इस टाइप से वो एडॉप्टेशन उनके अंदर हो जाता है उन पौधों में। ठीक है, अब क्षेत्र अगर देखें तो श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, दतिया और टीकमगढ़, निमाड़ी, ग्वालियर का जो रीजन है, मतलब जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, मध्य भारत का पठार जो है वो पूरा रीजन हमारा शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रजाति आधार पर कितने प्रकार के वन होते हैं, प्रजाति आधार पर कितने प्रकारों में वनों को डिवाइड किया है। तो प्रजाति आधार पर 4 प्रकार के वृक्ष होते हैं। कौन कौन से? सागौन, साल, बांस और मिश्रित वन। कौन कौन से हैं? सागौन, साल, बांस और मिश्रित वन। तो यहाँ पर जो ये पिक लगा हुआ है वो है सागौन के वृक्ष का। कि सागौन का जो वृक्ष होता है वो छोटा सा जब पौधा रहता है तो इस टाइप का दिखा देता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है, जब घने जंगल में बदल जाता है तो वहाँ पर ये पौधा इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए कितना घना दिखाई दे रहा है जंगल में जब ये पौधा रहता है। तो ये सागौन का जंगल है। ठीक है, आगे अगर देखें सागौन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो 4 प्रजाति आधार पर जो 4 पौधे बताए मैंने, सागौन, साल, बांस और मिश्रित, अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सागौन का वन सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर अगर कोई वृक्ष पाया जाता है तो वो है सागौन का वृक्ष है। और इससे जो प्राप्त होने वाली लकड़ी है वो इमारती लकड़ी कहलाती है और ये काफ़ी मजबूत होती है। इनसे घरों के फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, रेलवे स्लीपर वगैरह बनाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक नाम सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि सागौन के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। और ये मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के 19.36% भूभाग पर यह वृक्ष पाया जाता है। और विस्तार अगर देखें तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैसे तो पाया जाता है, पर मुख्य रूप से होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से ये वृक्ष अधिक देखने को
मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साल का वृक्ष। अब साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या है? सोरिया रोबस्टा साल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। और मध्य प्रदेश में सागौन के बाद अगर कोई वृक्ष ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो है साल के वृक्ष। प्रतिशत अगर देखें कि कितने प्रतिशत भूभाग पर यह वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये 4.15 यानी कि 4.15% भूभाग पर यह वृक्ष पाए जाते हैं। विस्तार अगर देखें तो विस्तार है बघेलखंड का क्षेत्र जो है वो उस रीजन में अधिक मात्रा में साल के वन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बांस के वन। अब बांस सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, पिक्चर ये जो है वो बांस के वनों की है। बांस अगर हम अपने घरों में जो यूज़ करते हैं उसमें कोई पत्ता नहीं होता है, सिर्फ एक डंडा होता है लंबा सा। पर बांस के वृक्ष इस प्रकार के होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और इनमें पूरे इनके जीवन काल जो होता है उसमें सिर्फ एक ही बार इनमें फूल आता है। ठीक है, बांस के वनों में। अब बांस के वनों का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एक प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में कि निम्न में से कौन एक घास है, और उसमें ऑप्शन में रहता है बांस। तो अधिकतर लोग बांस को पढ़ करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बांस कोई घास नहीं हो सकती, क्योंकि घास हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी सी होती है। पर एक बात आपको बता दूं कि बांस जो है वो घास का ही एक प्रकार है, एक प्रकार की घास होती है बांस। क्या है? बांस एक घास है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो वैज्ञानिक नाम है इसका बेम्बूसोइड। क्या है? बेम्बूसोइड इसका वैज्ञानिक नाम है। और हमारे मध्य प्रदेश में अगर पूछें कि मध्य प्रदेश में किस प्रजाति का बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स नामक बांस हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, और ये घास है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन संपदा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वन संपदा से बनते हैं कि कौन सी जैसे कि ये किससे बनता है, वो किससे बनता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है, तो वो हमें प्राप्त होती है सागौन से। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बोर घाटी, अब बोर घाटी कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। तो बोर घाटी होशंगाबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बोर घाटी में किन वनों की अधिकता होती है, तो बोर घाटी में सागौन वनों की अधिकता होती है। ठीक है, ये दो फैक्ट आपको सागौन से संबंधित है। अब साल जो है, साल का वृक्ष, साल से क्या बनता है, तो साल से भी हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, और जिसका यूज़ किस में किया जाता है, रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो साल के वृक्ष का है। इसमें फूल और फल दोनों आपको दिखाए गए हैं इस पौधे में। इस टाइप के फूल और फल लगते हैं साल के वृक्ष में, और जिसकी लकड़ी का यूज़ रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। अब खेर जो है, कत्था, खेर से प्राप्त होता है। कत्था जो पान पे जो कत्था लगाते हैं रेड कलर का, तो वो खेर के वृक्ष से ही प्राप्त होता है। खेर के वृक्ष की जो छाल होती है उसी से कत्था बनाया जाता है। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का यूज़ किस में किया जाता है, तो तेंदुपत्ता का यूज़ बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ता के संग्रहण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, और हमारे गांव में अधिकतर लोग बीड़ी पीते हैं, तो तेंदुपत्ता का यूज़ बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, और लाख कोई वृक्ष नहीं होता। लाख का एक कीट होता है जिसे वृक्ष पर पाला जाता है, और उसी से लाख उत्पादित होता है। फिर उस लकड़ी से उस लाखों को निकाल करके मेल्ट करके उनसे जो भी चूड़ियाँ वगैरह बनाने का काम किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में भी उनका उस लाख का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लाख किस में काम आता है, लाख चूड़ी बनाने में मुख्य रूप से काम आता है। मालवा में अगर देखें तो मालवा में लेडीज़ें अधिकतर लाख की ही चूड़ियाँ पहनती हैं। अब नेक्स्ट है हर्रा। तो हर्रा एक औषधीय पौधा है जिसका की यूज़ स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए किया जाता है। चर्मशोधन इसको हिंदी में बोलते हैं, चर्मशोधन में किया जाता है। गोंद नेक्स्ट हमारा उपज है गोंद। तो गोंद किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो गोंद हमें बबूल, धावड़ और सेनियल के वृक्ष से प्राप्त होता है। ये जो पौधे होते हैं बबूल, धावड़ और सेनियल के, इन पौधों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है,
और वो तने पे चिपक जाता है, वो पदार्थ तने से निकलता है और सूख जाता है तो वो गोंद बन जाता है। ठीक है। उपयोग अगर हम देखें गोंद का, तो खाने में सबसे पहले तो खाने में क्या आता है, तो गोंद के लड्डू बनते हैं खाने में, जैसे कि ऐसे भी आप सुपारी की तरह भी उसे खा सकते हैं। और पेंट में किया जाता है, दवा उद्योग में किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, पेपर प्रिंटिंग में किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भिलाला। तो भिलाला का जो पौधा है उससे स्याही बनती है। खास तो ये बात है कि स्याही किससे बनती है, तो भिलाला के वृक्ष से स्याही बनती है। और भिलाला जो है वो मुख्य रूप से छिंदवाड़ा वनव्रत में पाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं तो हम प्रमुख वन संस्थान पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित प्रमुख वन संस्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का ये क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि जबलपुर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। वन राज्यिक महाविद्यालय जो है वो 2 जिलों में हैं, बनाए गए हैं, बालाघाट और बैतूल में। वन विकास निगम जो है वो उसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड जो है वो देश का प्रथम इको पर्यटन विकास बोर्ड है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए आधारों पर वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे और वन स्थिति की रिपोर्ट जो अभी नहीं आई है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।